नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 1984 के दंगों से पीड़ित परिवार से मिलने। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम 1984 के पीड़ित परिवार से मिले, उनकी कुछ समस्याएं हैं जिसे हमने सुना और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने यूक्रेन से लौटे एक छात्र से भी मुलाकात की। वो बहुत ही परिपक्व छात्र है। उसने मुझे बताया कि दूतावास ने कितनी मदद की है। परिवार जो थे उनकी भी प्रॉब्लम्स है। वो कह रहे थे कि वो घर में उनको उनकी बिजली की बिल बहुत ज़्यादा थी, उनको वो फ्री होल्ड कराना चाहते। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है जो मैंने उनको आश्वासन दिया कि कम से कम हम मामला उठाएंगे। उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर्स का मीटिंग था और जो हमारे जो वरिष्ठ जो सालों से हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, जैसे यहाँ सानी साहब जो हैं या पाठक जी जो हैं पहले, तो उनके साथ मिलना ये तो स्वाभाविक है क्योंकि हमारे लिए ये प्रेरणादायक लोग हैं। नहीं जो देखिए वो जो यूक्रेन का लड़का जो था वो मैंने सचमुच बहुत मैच्योर था कि उसको वो हम मुझे बता रहा था कि एक तो मुझे फीडबैक भी दे रहा था कि उसको कैसे लगा कि एम्बेसी से कितनी सपोर्ट मिली और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है कि सिस्टम फिट नहीं हो रहे यूक्रेन और इंडिया के बीच में। तो वो मीटिंग मेरे लिए बहुत यूजफुल था। मैं इसका आगे मुझे वहीं कैंप के दौरान चयन में अनदेखी किए जाने के बाद नाबालिग पीड़ित के पिता द्वारा बदला लेने के लिए पीओसीएसओ की शिकायत करने को लेकर मीडिया दावों पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में हैं और सरकार ने आश्वासन दिया है कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होगी। तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है, ये कहा गया है डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से। वह मुंबई की झावेरी बाजार इलाके की 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में लग गई। इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि बिल्डिंग का 80% हिस्सा जो है वो जलकर खाक हो गया है। हालांकि समय रहते ही आग से लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन आग की लपटें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भयानक आग लगी हुई है। जानकारी के लिए बता दें आपको कि दमकल विभाग की 12 गाड़ियां जो हैं वो बिल्डिंग की आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं आई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, काम के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। बातें कही जाती थी कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दिया जाएगा, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में दिए जाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। और जब हम सवाल करते हैं तो ये लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करने लगते हैं। बातें कही जाती थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेक इन इंडिया और क्या क्या नहीं, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 2022 तक। 22 तक जो है सभी घर को, झोपड़ी झुग्गियों को पक्का कर देंगे। एक वादा जो है पूरा नहीं किया गया। और यही सवाल जब हम लोग उठाते हैं कि रोजगार का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ, तो ये लोग बात करने लगते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, यानी समाज में जहर बोने का काम करते हैं। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। कोई चाहता है कि आपका राइट छीन दिया जाए। बीच में कितना मुहिम चला था कि मुसलमानों से जो है उनका वोटिंग का अधिकार छीन लो। अरे
वह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन शोषण के मामले में दिलचस्प मोड़ आ गया है। नाबालिग शिकायतकर्ता ने बृजभूषण के खिलाफ अपना बयान बदल लिया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक इस बात की पुष्टि है कि रिपोर्ट के बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही विनेश फोगाट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देरी के कारण बेटियां हिम्मत हार रही हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट कर लिखा कि ये बेटियां एक एक करके हिम्मत न हार जाए। इंसाफ की लड़ाई में हो रही देरी के कारण परमात्मा सबको हिम्मत दे। इसके पहले विनेश फोगाट ने इसी मामले में जुड़ा एक और ट्वीट लिखा था, जिसमें लिखा था, डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब औलाद हैं। मैं नहीं जानता था कि आप इतने विशेषज्ञ हैं, तो फिर बताओ गोडसे और आप्टे की औलाद कौन है। देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये नहीं, फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। ये आप्टे की औलाद कौन है, हमको बोलो। दिल्ली सहित कई हिस्सों में पिछले 2-3 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि लोगों को शुक्रवार 9 जून को चिलचिलाती धूप से राहत मिलने वाली है। आईएमडी के अनुसार आज 9 जून को हल्की बारिश के आसार है, लेकिन इससे तापमान में कोई गिरावट नहीं होगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 9 जून को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार भिवानी, चरखी दादरी, फर्रुखनगर, कोसली, सुहाना, रेवाड़ी के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान के चूरू, श्रीनगर, गंगा, अलवर, हनुमानगढ़ में तेज बारिश की आशंका है। इसकी वजह से विभाग ने राज्य के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बीकानेर, कोटा, उदयपुर, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरत संभाग के जिलों में भी हल्की बारिश और 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय करना चाहती है, या तो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी में। लोकसभा चुनाव में पिछले बार 73 सीटें आई थी, इस बार 80 सीटें आएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ में जो हत्या की गई है कोर्ट में, उसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। प्रयागराज में हुई हत्या पर भी एसआईटी जल्द गठित कर दी जाएगी। जांच में साफ हो जाएगा कि आम मानस से अपील है कि संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत सूचना दे। देखिए, या तो अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय कर रहे हैं, या तो आम आदमी पार्टी सपा में विलय कर रही होगी। लेकिन ये सब 2024 में विलाए जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। इनको जनता ही नहीं कहीं टिकने देगी। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं कि 2014 में हम 73 सांसद जीते थे और 2024 में 80 की 80 सीटें अगर भाजपा की झोली में आवे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है।
हमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के जीत का एकदम अस्पष्ट वातावरण दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, पुलिस की सुरक्षा में इस प्रकार की हत्या की घटना निश्चित तौर से सरकार के लिए भी चिंताजनक है, पुलिस के लिए भी चिंताजनक है, और इसको बहुत गंभीरता से लेकर के उसकी SIT गठित हुई है, उसकी भी जांच हो रही है। और यहाँ इलाहाबाद की, प्रयागराज की जो घटना है, उस पर भी SIT भी है, आयोग भी है, वह जांच चल रही है। जांच का सच सामने आएगा। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके, इसके लिए पूरी ताकत सरकार लगाएगी, पुलिस पूरी सतर्कता बरतेगी। और समाज से भी मैं अपील करता हूं कि संदिग्धों पर वह भी नज़र रखें और पुलिस को सूचना दें और समय पर इस प्रकार की मंशा रखने वालों को पकड़वाने में मदद करें। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी स्कूल अब 26 जून तक बंद रहेंगे। अभी तक ग्रीष्म अवकाश केवल 15 जून तक ही था और 16 जून से सभी विद्यालय खुलने थे। अब कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बेसिक स्कूल 27 जून तक गुरुवार को खुलेंगे। ये आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की तरफ से जारी किया गया है। प्रदेश के सभी BSA को भेजे गए पत्र में इसका अनुपालन करने का आदेश दिया गया है। तो आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की तरफ से यूपी के जो स्कूल हैं उन्हें 26 जून तक बंद करने का आदेश जो है वो दिया गया है। ये फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से भीषण गर्मी को देखते हुए लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आम आदमी पार्टी 25 जून को महारैली और आम महासभा करेगी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं शिवपुरी पहुंचे आम आदमी पार्टी पंजाब के वटाला विधायक और मध्य प्रदेश के सहायक प्रभारी अमन शेर सिंह सेरी कलसी ने शिवपुरी जिले के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से 25 जून को ग्वालियर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी सभा को सफल बनाने का आग्रह किया है। देखिए जी, जो बीजेपी का तानाशाही रवैया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया भी दिल्ली सरकार अपनी ब्यूरोक्रेसी में अपना ऑफिसर साहबान अपने लगा सकती है, लेकिन उसको भी दबाया जा रहा है। क्योंकि आपको भी पता है सभी काम सरकार के साथ ऑफिसर अच्छे हों तो तरक्की ज़्यादा होती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। उसके ये आम आदमी पार्टी है, जितना जितना इसको दबाते हैं ये उतनी उभर कर बाहर आती है। उसके संघर्ष में हम कह सकते हैं 3 बड़ी सभाएं रखी हैं, छत्तीसगढ़ में रखी हैं और हरियाणा में रखी हैं और ग्वालियर में रखी हैं। मैं आज शिवपुरी में आया हूँ, अपने कार्यकर्ता को मिला हूँ सभी को, और उनको भी बोला है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने, ज़्यादा से ज़्यादा जो आम आदमी पार्टी के प्रचार में जो हमारे लोग जुटे हैं वो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर पहुँचें। और मेरे को लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल जी का एक वक्रा क्रेज़ नज़र आ रहा है दिखने के लिए। लोग उनको सुनना भी चाहते हैं, उनको देखना भी चाहते हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी। वहीं रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। भाई ने भाई की पत्नी और बेटी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के करणपुर गांव में हुआ है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में भाई ने दूसरे भाई के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बहुत ज्यादा लगे, मतलब पुलिस से मार दी। कौन लोग मारे हैं? हमारा भाई। काहे मारपीट हुई? जमीन का। अच्छा, तो डॉक्टर क्या बताएं? वहाँ जवाब दे दें कहीं लेकर आ गई तो। अच्छा, और किसी को भी चोट है? हाँ जी, हमारी बेटी के चोट लगी, हम दोनों ने चोट लगी। 2 लोगों को? हाँ, घर भेज दिया। हमारे लड़के को काटे दे रहे तो एक गांव वाले छुड़ा लेने।
वहीं रायबरेली में ब्लैकमेल करके एक लड़की पर शादी का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। मामला राही ग्राम का है, जहां पर प्रधान अमन जायसवाल पर आरोप लग रहे हैं। पीड़ित के माता पिता के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर ये गुहार लगाई जा रही है कि हिस्ट्री शीटर अमन जायसवाल के तरफ से उनकी बेटी को एक महिला अध्यापिका के माध्यम से लखनऊ फुसला कर लाया गया 3 दिन के लिए, फिर जहां पर उसका शारीरिक शोषण किया गया और शोषण के MMS बनाए गए। उसके बाद लड़की को प्रताड़ित किया गया और बदले में अमन जायसवाल से शादी करने के लिए धमकी दी जा रही है। मतलब धक्का लगाए और खिड़की भी खोले हैं। ये महिला थानेदार कितने दिनों से आप लोगों से दबाव बना रही है? सर ये सब अमन वहाँ जाके FIR अमन ने करवा कि ये लड़की को जो है मार डाले, कि लड़की को कुछ करके इधर उधर घुमा रहे। लड़की मेरे साथ थी। आप लड़की के लाइए और हम बयान लेंगे। वो थाने में भी हमसे गरमा रहा था। कौन? अमन जायसवाल। ये कौन है? ये राही प्रधान है। क्यों गरमा रहा था? ये लड़की को पहला फुसला के ले गया, हम लोगों को मालूम नहीं। और उसके बाद जहाँ पढ़ती थी उसकी डोमेन जो है, हो सकता है वो लड़कियों का धंधा करती हो और पैसा, अमन पैसे में बहुत क्रिमिनल आदमी है। उसका घर भी कुड़ुक हो गया था। तो हमको कई बार धमकाया कि अगर हमने कोर्ट मैरिज चेक किया कि हमको मालूम नहीं है, नहीं करोगे तो आप लोगों अरे हमसे महिला थाने भी लाओ, हम लड़की के बयान लेंगे, लड़की के बयान यही हमसे। तो क्या वो जो अपराधी है वो प्रधान, वो वही महिला थानेदार उनके पास ही बैठा है क्या? हम जब आए तो बैठा था। फिर कितने दिन रही वहाँ? घर वाले फोन कर रहे थे उस समय, क्यों नहीं उठाया? बात क्यों नहीं की? क्या मामला था? किसी से डरी हुई थी? किससे डर रही? डर किससे था? बोलेंगे आपने कुछ? तो जो पूरी बात हुई है आपका, आप डर रही थी या कुछ बातें हुई, कैसा डर था? क्यों दे रहा था? धमकी के पीछे कारण क्या था? शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे घर वालों को टॉर्चर करेंगे, मतलब मार डालेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ? पूरी बात बताइए। अच्छा, फिर नहीं गए, फिर घर आ गई। अब पूरी बात खुल के बोलिए। अब क्या करेंगे? अब इन हालातों में क्या करेंगे आप? वहीं कनाडा में पूर्व PM इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने की खबरों पर विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान सामने आया है। S जयशंकर ने कहा कि कनाडा में इस तरीके की घटना दोनों देशों के लिए सही नहीं है। हाल ही में कांग्रेस ने भी विदेश मंत्री S जयशंकर से ब्रैम्पटन में एक परेड में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाली झांकी को लेकर कनाडाई अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आने की अपील की। तो वहीं भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि वो अपने देश में इस घटना की खबरों से हैरान है कि कनाडा में भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या का जश्न मनाया। एक ट्वीट में कहा कि कनाडा में नफरत या हिंसा का महिमा मंडन करने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इन गतिविधियों की कड़ी निंदा करता हूं। I think there's a bigger issue involved, and the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat their history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence, and I think it's not good for the relationship, and I think it's not. लखनऊ हत्याकांड के बाद शाहजहांपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। आपको बताते चले कि शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक यश आनंद के निर्देशन में भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान कोर्ट परिसर में चारों गेटों पर ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति की नियमानुसार चेकिंग की जानी चाहिए। न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन में भी कैमरा लगवाने के निर्देश कोर्ट परिसर की तरफ से दिए गए। आपको बता दें कि कुल 31 कैमरे लगे हैं जो कि सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कोर्ट परिसर के गेट नंबर 2 पर बैग स्कैनर भी चेक किया गया है। बैग स्कैनर भी सही तरीके से काम कर रहा है।
तो है कि सभी जनपदों में सुरक्षा चेक कर लिया जाए न्यायालय को, और यहाँ भी सुरक्षा पूरी सही लगी हुई है और जिसका समय पर हम लोग चेक करते हैं। आज भी मेरे द्वारा और इंस्पेक्टर सदर और प्रभारी सुरक्षा न्यायालय द्वारा पूरा चेक किया गया ड्यूटियों को। सभी ड्यूटियाँ काम कर रही हैं। यहाँ न्यायालय में कुल 6 गेट है, इसमें से 2 बंद रहते हैं, 4 से प्रवेश होता है। इन चारों ही गेटों पर हमारे सारे कैमरे काम कर रहे हैं, बैगेज स्कैनर हमारा काम कर रहा है, हमारी ड्यूटी मुस्तैद है। सबको चेक करके और परिचय पर देख कर प्रवेश दिया जाता है। जिनसे संदिग्ध होते हैं पूछताछ की जा रही है। और हमारे कंट्रोल रूम में भी ड्यूटियाँ लगी हैं, जहाँ पर पूरा परीक्षण होता है और चेकिंग के द्वारा ही पाएगा कि परीक्षण में कैंटीन है, वहाँ पर कैमरे नहीं है। और कैंटीन संचालक से वार्ता की गई है, उसने जल्दी वहाँ पर भी कैमरे लग जाएंगे। तो है कि सभी जनपदों में सुरक्षा। वहीं बुलंदशहर में मंदिर की मूर्तियों के तोड़ने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गांव बराला में 4 मंदिर में देव प्रतिमाओं को खंडित करने के मामले में गांव के 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मंदिर की क्षतिग्रस्त मूर्तियों को बदलवाने के लिए देव प्रतिमाओं को तोड़ने की साजिश रची थी। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व बुलंदशहर की थाना गुलावटी पुलिस ने मूर्तियों को खंडित करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एसएसपी सुरलोक कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा खुलासा किया है कि पकड़े गए आरोपियों के द्वारा गुलावटी क्षेत्र के गांव बराल में 17 मूर्तियां खंडित की गई थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस लगी हुई थी और आरोपियों को आज गिरफ्तार कर दिया गया है। बताया जाता है कि आरोपियों द्वारा शराब के नशे में मूर्तियों को खंडित किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई थी। लेकिन आज गुलावटी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक संबल भी बरामद किया गया है। बाकी फरार अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इमरान खान, आर्या न्यूज, बुलंदशहर। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।